स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से पाठशाला ज्ञान चैनल में। यहाँ पर लेकर आ गया हूँ मैं पार्ट 3। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीएससी पेपर सॉल्यूशंस के 50 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर का ऑप्शन आपके पास अभी अवेलेबल है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। बाकी आप मुझे फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर। In a counter flow heat exchanger, hot fluid enters at 60 degrees C and cold fluid leaves at 30 degrees C. Mass flow rate of the hot fluid is 1 kilogram per second and that of the cold fluid is 2 kilogram per second. The specific heat of the hot fluid is 10 kilojoule per kilogram Kelvin and the cold fluid is 5 kilojoule per kilogram Kelvin. The long mean temperature difference LMTD for the heat exchanger in डिग्री C। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हॉट फ्लूइड लीव कर रहा है 60 पे, है ना, और कोल्ड फ्लूइड लीव कर रहा है 30 पे, है ना। और यहाँ पर क्या दिया है, कोल्ड फ्लूइड की हमें मास, देखो पहले हम सबसे पहले चेक करने की आदत होनी चाहिए आपको MSCPH और MCCPC की वैल्यू बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बराबर करने चाहोगे तो आप देखो आपको यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड का 2 दिया है और कोल्ड फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट दी है 5, तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे 1 × 10 तो बराबर हो गया। देखो जब MSCPH और MCCPC बराबर हो जाए तो LMTD, जो आपका LMTD होता है वो बस काउंटर फ्लूइड एक्सचेंजर में जो ये जो THI है और जो TCE है उनके डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 60 - 30, आंसर हो जाएगा आपका 30 बी आंसर। एन ऑब्जेक्ट वेट 100 न्यूटन इन एयर वॉज फाउंड वेट 75 न्यूटन वॉज फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, हम बताया ना मैंने आपको कि अब यहाँ पर जो वेट डिफरेंस है, जो आपका वेट डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है 25 न्यूटन का। तो 25 न्यूटन का बायंसी लगेगा, तो बायंसी लगेगा 25 न्यूटन का, तो 25 न्यूटन बायंसी हो गया। ठीक है, बायंसी के लिए आपका वाटर में तो 10⁻³ × G × VB बराबर 25 न्यूटन, तो आपको यहाँ से BB निकल आया, है ना। और आपका एयर में मास कितना था, एयर में मास था 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन बराबर रो ऑफ द बॉडी × G × BB। अब यहाँ से BB की वैल्यू आप निकाल ही लिए वॉल्यूम की। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे, जैसे पुट करोगे तो यहाँ से आप निकाल लोगे, आपका डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो आप जैसे निकालोगे तो यहाँ से आएगी 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यहाँ से 4 मतलब आपका स्पेसिफिक हीट हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, फॉर अ फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट द हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस ये दी गई है 0.5 mm, द फ्लूइड विस्कोसिटी 25 × 10⁻⁻6, स्पेसिफिक हीट इज 2.0 किलो पर किलोग्राम केल्विन, द थर्मल कंडक्टिविटी 0.05, द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप पेरेंटल नंबर निकालो। पेरेंटल नंबर होता है μCp/K। म्यू आपको दिया है 25, CP दिया हुआ है आपको 2, K दिया है 0.05, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब आपको पता है del/del T का फॉर्मूला होता है del/del T = 1/PR⁻⁻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 ⁻
और अगर डेल की वैल्यू हाइड्रोडायनामिक थर्मोडायनामिक बाउंड्री लेयर की वैल्यू 0.05 है तो डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05। A vacuum gauge fixed on a steam condenser reads 80 kPa. The barometer indicates 1.013 bar. The absolute pressure in the terms of mercury head. देखिए यहाँ पर वैक्यूम गेज बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वैक्यूम गेज का मतलब हो गया जो प्रेशर है वो -80 kPa है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 101.3 kPa। ठीक है, जो बार है बार में आपका एक पास मतलब कितना होता है, एक पास्कल बराबर 10⁵ बार एक है ना, तो वो सॉरी 10 एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पर के आपका केपीए में निकालना है ना, तो 2 ही डिजिट आगे जाएगा। तो यहाँ से जब निकालोगे आप टोटल प्रेशर आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका एक 101.3 के में से -80 kPa आप माइनस कर दोगे तो जगह 21.3 kPa है ना। यह क्या प्रेशर, और आपको निकालना है रो जी एस 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से जब एच निकालोगे तो इट इज़ कम आउट टू 160 mm ऑफ मरकरी। ए विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन,
A wall thickness of 0.6 meter has a nominal area 1.5 meter square and is made up of material of thermal conductivity 0.4 watt per meter Kelvin. The temperature on the two sides are 800 degree C and 100 degree C. What is the thermal resistance of the body? ठीक है, देखो सब कुछ दे दिया। सिंपल क्वेश्चन है फोरियर लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। तो आपको पता है थर्मल रेजिस्टेंस फोरियर लॉ थर्मल कंडक्टिविटी में आर बराबर कितना होता है, एल बाई के। एल कितना है आपका 0.6 दिया हुआ, के कितना दिया है 0.4, ए कितना दिया है आपका 1.5। निकालोगे 5 को 60 कट गया, 1 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। If surface tension of water air interface is 0.073 Newton per meter, the gauge pressure inside a raindrop of 1 mm diameter will be। देखिए आपको क्या बोला है कि यहाँ पे आपको किसका रेन ड्रॉप का निकालना है, इनसाइड अ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सिग्मा आएगा वो आएगा 4p, सॉरी जो प्रेशर आएगा वो आएगा 4 सिग्मा बाई डी, है ना। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, सिग्मा दिया है 0.073, यहाँ पे दिया है डायमीटर 1 mm टू 10⁻³ तो यहाँ से जब आप 4 का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो आएगा 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी विल बी द आंसर। इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट इज द सेम फॉर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स इफ NTU इज इक्वल टू 0.5 देन इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर। देखो अगर यहाँ पर MSCPH MCPC के बराबर है तो जो इफेक्टिवनेस होगी वो होगी NTU अपॉन 1 + NTU। ठीक है, तो NTU कितना है 0.5, तो 0.5 अपॉन 1.5 विल आंसर विल कम आउट टू 0.33। ठीक है, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वॉल्यूम V, द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87 फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड of the specific gravity 1.31, the portion of the wood which is submerged in the liquid will be। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, सिंपली यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको क्या है कि आपने अपने जो पीस है ना वुड का उसको डुबाया है पानी में, तो अब क्या करेगा, उसको जो बायंसी है वो बराबर करने की कोशिश करेगा। जो बायंसी बराबर करने की कोशिश करेगा तो जो वेट ऑफ द बॉडी है वो बायंसी फोर्स के बराबर हो जाएगी, बायंसी के बराबर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 0.87 इंटू 10⁻³ इंटू जी इंटू वी। ठीक है, बायंसी का कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू जी इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका लिक्विड को 1.31 इंटू वी डिस्प्लेस्ड। तो आपका वी डिस्प्लेस्ड कितना निकल कर आने वाला है यहाँ से 0.665 वी। तो आंसर विल कम आउट टू बी। अब देखो अगला क्वेश्चन, द एवरेज नसल नंबर इन अ लेमिनार natural convection from vertical wall at 80 degree C with the still air at 20 degree C is found to be 48 if the wall temperature becomes 30 degree C all the parameters remaining the same। the average Nusselt number उन्होंने पूछा है। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर, एवरेज नसल नंबर पूछा है। तो आप लोगों को जिस तरीके से पता है कि जो नसल नंबर होता है वो होता है ग्रेसॉफ इंटू पेरेंटल की पावर 1/4 और जो ग्रेसॉफ होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी होता है। चलिए ठीक है, अब जो ग्रेसॉफ अब यहाँ पर हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या है 80 20 और वर्ल्ड टेम्परेचर कितना है 30। ठीक है, तो एक यहाँ पर जो ग्रेसॉफ 1 होगा वो होगा 30 - 20 और जो ग्रेसॉफ 2 होगा वो होगा 180 - 20, है ना। तो यहाँ से आप जब प्रोफेशनलिटी निकालोगे तो प्रोफेशनलिटी आएगी आपकी 1/16 और जो ग्रेसॉफ है वो पेरेंटल का कितना है 1/4 है, 1/4 है तो यहाँ से जाएगा 1/2, है ना। तो पहले अगर नसल नंबर अगर आपका 48 था, है ना, यहाँ पे 48 था तो आप कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इज एन इरोटेशनल फ्लो, इनमें से कौन सा इरोटेशनल फ्लो है, तो आपका फ्री वर्टेक्स फ्लो हमेशा इरोटेशनल होता है। द एफिशिएंसी ऑफ अ पिन फिन विद इंसुलेटेड टिप, है ना, तो आपका एफिशिएंसी पिन फिन का कितना होता है इंसुलेटेड टिप के साथ 10 HmL/ml। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फॉर द सेम प्रेशर द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ अमोनिया, तो अगर प्रेशर को सेम कर दिया जाए तो अमोनिया का जो आपका प्रेशर होता है वो लोअर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब जो टेम्परेचर ऑफ अमोनिया होता है वो वाटर से कम होता है।
63 पर आ जाते हैं। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल आइसोथर्मल सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी, फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द सिलेंडर विल बी। ठीक है, अब डायमीटर से रिलेशन पूछ रहा है वो एच का। तो आपको पता है जो नसल्ट है इस केस में टर्बुलेंट फ्लो में, वो ग्रेसॉफ इंटू प्रेंटल की पावर 1/3 होता है। ठीक है, अब ग्रेसॉफ क्या होता है आपका, होता है जी बीटा डेल्टा टी एल क्यू अपॉन म्यू की पावर 1/3 जाएगा। तो जो नसल्ट है वो प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, एल के आ जाएगा। एल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है। तो पाइप के केस में क्या होगा, सिलेंडर केस में क्या होगा, ये डी के बराबर हो जाएगा, डायमीटर के बराबर। और नसल्ट क्या होता है, एच टी वाई के, डी से डी कट गया तो एच किसके बराबर हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर हो गया। इन वेपर absorption refrigerator the temperature of the evaporator and ambient are 10 degrees C and 30 degrees C respectively. If the COP of the system is to the estimate the generator temperature, estimate the generator temperature। तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला सिंपल सा, COP बराबर टी गो ओ ई। यहाँ पर जितने भी टेम्परेचर हैं सारे केल्विन में आएंगे। ई इज़ द टेम्परेचर ऑफ इवेपरेटर जो आपका 10 डिग्री सी दिया है, तो जाएगा 283 टी जी कितना हो जाएगा, टी जी हो गया आपका जो जनरेटर का टेम्परेचर वो निकालना है। टी ओ कितना हो गया, एम्बिएंट टेम्परेचर टी ओ, तो यहाँ से अगर 303, यहाँ पे हो गया 303 यहाँ पे अगर 283 और यहाँ पे COP की वैल्यू 2 दी है, तो यहाँ से TG की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इट इज़ कम आउट टू बी 80 डिग्री सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ फ्लैट प्लेट हैज़ थिकनेस 5 सेंटीमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी 1 वाट पर मीटर केल्विन, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज ऑन अ 2 फ्लैट सरफेस आर 10 and 20, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सच अ प्लेट। तो 1/u बराबर देखो आपका हो जाएगा 1/h1 प्लस LYKA प्लस 1/h1। ने देखो यहाँ पर क्या निकाला 1/h, तो आ गया 10 है ना। दूसरा वाला कितना है 1/10t, एल कितना है 5 × 10⁻², अपॉन के कितना हो गया 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे u बराबर आ जाएगा 5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इन एन एयर कंडीशन यूनिट्स एयर एंटर्स एट कूलिंग कॉइल एट टेम्परेचर 30 डिग्री सी। देखो एक कूलिंग कॉइल है, इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सी प्लस 273 कर लो, या 30 + 273 कर लो, यहाँ पे जो भी आएगा उसे TX + 273 कर लेना। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बाईपास फैक्टर है 0.45। तो बाईपास फैक्टर का सिंपल से मैं आप लोगों को अगर फॉर्मूले के बेसिस में बताऊँ तो बाईपास फैक्टर ये बताता है कि TE, ठीक है, TE माइनस TO कितना रह गया, मतलब वो TE हो गया है और उसे होना कितना था, TO होना था, और कितना हुआ है। तो TI, अगर इसे TI मान लो, इसे TE मान लो, तो TI माइनस आपका TI माइनस TO है ना, कितना हो सकता, पूरा कितना हो सकता था, कितना बच गया अपन, पूरा कितना हो सकता था। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 + 273, इसकी वैल्यू आपको 30 प्लस आपको दी गई है TE, इसी को निकालना है आपको। TI दिया है 30 + 273, इसको दिया 0.45, जो सॉल्व करोगे 8 डिग्री सी आंसर आ जाएगा। A solid copper ball of mass 500 grams when quenched in a water bath at 30 degrees C cools from 530 degrees C and 4 to 430 degrees C in a 10 second, while what will be the temperature of the ball after the next 10 second। ठीक है, पहले फॉर्मूला लगाओ, कितना हो गया 430 - 30। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला होता है TE माइनस TO अपॉन TI माइनस TO, 530 - 30 इक्वल्स टू E की पावर -HAT इज अ टाइम रो AC। ठीक है, तो T दिया है 10 सेकेंड। अगले वाले केस में क्या बोला है कि अगर अगला 10 सेकेंड और हो गया, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड हो गया, तो आ गया कितना T माइनस 30 अपॉन 530 - 30 है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके टर्म में आपको पता चल जाएगी वैल्यू किसकी, T की वैल्यू पता चल गई। अब अगले वाले केस में क्या होगा E माइनस HA, T कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया 20 हो गया है, तो यहाँ पे इसको पर रो AC T की पावर स्क्वायर कर सकते हो, इसको वैल्यू स्क्वायर कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू अगर स्क्वायर कर सकते हो तो अगर सोचा जाए, अगर सिंपली टर्म में देखा जाए तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं स्क्वायर टर्म में है। तो इस वैल्यू की वैल्यू कितनी है 0.8, T माइनस 30 अपॉन 530 - 30 बराबर 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से T निकालोगे तो T विल कम आउट टू बी 350 डिग्री सी।
ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस द अनसेचुरेटेड एयर द पैरामीटर विच रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखो एडियाबैटिक सैचुरेशन में मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एंथैल्पी होता है। तो ये है कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन, ठीक है। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती हैं वो भी इनके पैरेलल ही होती हैं, ठीक है। WT1 की लाइन इनके पैरेलल होती हैं, इनके पैरेलल होती है। तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है, वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, थर्मोडायनामिक वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए क्रिटिकल रेडियस कितनी होती है, तो कितनी होती है, KYH होती है। स्फेरिकल के लिए 2 KYH होती है। तो आंसर विल बी द सी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट एयर with 50% RH is isothermally reduced to half of its original volume। मतलब क्या हो गया, जो वॉल्यूम है पहले जो V2 था वो कितना हो गया, V1/2 हो गया है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए आइसोथर्मली है, अगर देखो P प्रोपोर्शनल होता है 1/V के, ठीक है। अगर वॉल्यूम हाफ हो गया है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। प्रेशर 2 टाइम्स हो जाएगा। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कहीं नहीं पार्शियल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर सैचुरेशन होता है। तो अगर ये पहले P था और अगर ये अब 2P हो गया है तो 5 कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इन अ लॉन्ग सिलेंडर रॉड द रेडियस R एंड द सरफेस हीट फ्लक्स ऑफ Q0 द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन रेट पूछ रहा है, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन रेट पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, क्यों हीट जनरेशन, अगर आपको हीट जनरेशन रेट निकालना है, जनरेशन कितना है, क्यू जनरेशन निकालना है हमें, है ना। क्यू जनरेशन कितना होता है, जो क्यू जनरेशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो सिलेंडर का πr² हो गया, और हीट कितनी फ्लो हो रही है, Q/2πRH हो रही है, ठीक है। काटा पट्टी करोगे तो QG बराबर आ जाएगा आपका 2Q0/R, 2Q0/R। Moist air at 35 degrees C and 100 degrees C relative humidity is entering in a psychometric device and leaving at 25 degrees C and 100% relative humidity, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो सेंसिबल कूलर डिवाइस बन जाएगा आपका। आंसर हो गया डी। A 40 centimeter diameter disc with emissivity 0.65 is placed in a large enclosure at 30 degrees C and the effectiveness of a black body, ठीक है। If the disc has a temperature 55 degrees and calculate the radiosity of the upper surface पूछ रहा है, ठीक है। radiosity of the upper surface निकालना है। एक लार्ज, इसके अंदर एक डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर एक डिस्क है जिसकी डायामीटर दिया गया है हमें 40 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि ये इससे ना एक जो ये जो प्लेट है ε2 बराबर, ये क्या है आपका 1 है ना, ये आपका 1 हो गया यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से कुछ इवन वो निकल रही होगी, एनर्जी निकल रही होगी, फिर इससे इस प्लेट से रिफ्लेक्ट कर रही होगी और इस पर वापस आ रही होगी, ठीक है। तो टोटल रेडियोसिटी कितने हैं, तो टोटल रेडियोसिटी हो जाएगी J बराबर E1/ρE2, ठीक है। J बराबर E1 की वैल्यू दी है 0.65, तो J2 बराबर आ जाएगा आपका ε1 सिग्मा T1 की पावर 4 + 1 - ε1 आपका इंटू रो इंटू सिग्मा इंटू T2 की पावर 4। अब T2 मतलब इसका टेम्परेचर, T1 इसका टेम्परेचर, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 5.67 इंटू 10 की पावर -8। टेम्परेचर की जो वैल्यू रखोगे केल्विन में रखना, सारा आंसर निकालोगे तो आंसर विल कम आउट टू भी तुम्हारा आ जाएगा 593.84 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 594। अब सिंपल सी बात है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ है वो कैसा होगा। देखो सिंपल से ये ग्राफ देख के याद रखना, हमेशा pH का होता है, और अगर TS का देखना है तो हमेशा कुछ इस तरीके से होता है, यूज़ नहीं होना। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन हैज़ द हाईएस्ट फिन इफेक्टिवनेस। इसमें से किस फिन की हाईएस्ट इफेक्टिवनेस होती हैं, तो फिल्म शुड बी थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ए आंसर सही होगा। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस निपटा लिए हैं। पेपर 3 सॉल्यूशंस के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस किए। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट देकर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और किस किस चीज़ों के आपको सॉल्यूशन चाहिए आप मुझे बताइए। यहाँ पर आपके हमारे साथ में आपके बहुत सारे कॉलेज सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी चालू हो रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए, पास